नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं उच्चतम न्यायालय के बारे में। हर वो चीज जानेंगे जो आपको उच्चतम न्यायालय के लिए स्पेशल तरीके से आपको जानना चाहिए, और अक्सर क्या है, सवाल भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो हम चर्चा करने वाले हैं उच्चतम न्यायालय के बारे में। देखो भाई, और ये सोर्स जो ले रहा हूँ, जो भी यहाँ पे सोर्स होगा वो एम लक्ष्मीकांत बुक से, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं उमा शंकर श्याम और आपके लिए लाया हूं बेहतरीन क्लास। चलिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मुख्य बिंदुओं के बारे में, जो जो ये हो सकता है। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे जो दिख रहा है, संरचना एवं नियुक्ति है, अर्हता एवं शपथ पत्र, वेतन है, कार्यकाल है, और इसकी कार्यकारी तदर्थ सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या होता है वो चर्चा करेंगे। ठीक है, स्थान और प्रक्रिया क्या, कहाँ पे होता है वो चर्चा करेंगे। उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता क्या है चर्चा करेंगे, और यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार क्या है, और उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता कौन कौन होते हैं ये चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुख्य बिंदु के हिसाब से हम चर्चा करें तो सबसे पहला जो आ जाता है संरचना और बिंदु। इससे पहले हम थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, इसके कुछ प्रस्तावना के तौर पर कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय की व्यवस्था है। मतलब यहाँ पे देखो, अमेरिका में क्या है, न्याय व्यवस्था केंद्र में अलग है, राज्य में अलग है। मतलब दो दो न्याय व्यवस्था, यहाँ पे एक ही न्याय व्यवस्था। ठीक है, भारत में सिर्फ एक ही न्याय व्यवस्था है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, दोनों के लिए एक ही है। ठीक है, और ये जो एकीकृत न्याय व्यवस्था है ये कहाँ से लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है भाई, अब आगे चर्चा करें। भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ था वो 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये डेट याद रख लेना है। आपको मुख्य रूप से क्या क्या बातें याद रखना है, देखो यहाँ पे एकीकृत न्याय व्यवस्था याद रखना है, कहाँ से लिया गया तो भारत सरकार अधिनियम 1935 याद रखना है, और पहली बार जो है उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 1950 याद रखना है। इतनी बातें, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि ये जो उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था जो है भाग 3 में है, याद रखना है, और किस किस अनुच्छेद के कहाँ से कहाँ तक है, तो 124 से 147 तक है। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है, आगे में देखो संरचना और नियुक्ति है जो पहला बिंदु है। ठीक है, संरचना नियुक्ति में देखते हैं हम, टोटल जो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय में जो है 34 मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, 34 मुख्य न्यायाधीश, सॉरी 34 टोटल न्यायाधीश है। ठीक है, जिसमें से जो है एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होता है। 33 टोटल अन्य न्यायाधीश होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसके तहत हम पूरे ये जो न्याय व्यवस्था चलती है। ठीक है, जब स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है, जब स्टार्ट हुआ था 1950 में, ठीक है, उस जमाने में जो है टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 8 थी। ठीक है, इसका मतलब एक मुख्य न्यायाधीश रहा है और 7 अन्य न्यायाधीश। उसी प्रकार से यहाँ पे जो भी संख्या है उसमें देख सकते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी अन्य न्यायाधीश होगा। ठीक है भाई, तो 1950 में कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 8 से स्टार्ट हुआ था। ये आपको मेन चीज, दो चीज याद रखना है, कि स्टार्टिंग का और फिलहाल का। बीच का हालांकि पूछ सकता है, लेकिन जो मेन है वो ये दोनों है। ठीक है, 1956 में 10 था, 1960 में 13, 1977 में जो है 17, और 1986 25 न्यायाधीश थे, और 2008 में 30। उसके बाद सीधा क्या होगा, 2019 में 34 जो है हो गए, और एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है अन्य न्यायाधीश है। टोटल संख्या भी फिलहाल क्या रखना है, 34। फिलहाल आपको एक कमेंट करना है जिसमें लिखना है हमारे अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश आपको कमेंट करना है। चलिए अगला जो पेज है उसमें लिखा हुआ है न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। देखो, न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, ये हमें सबको पता है। ठीक है, लेकिन याद रहे कि जो न्यायाधीश है, ठीक है, जो भी 34 न्यायाधीश उसके बारे में चर्चा हो रहा है फिलहाल, उसमें से जो वरिष्ठ होगा वो तो मुख्य न्यायाधीश होगा, बाद में आएगा अभी पेज में। फिलहाल हम ये समझते हैं कि जो है जो 34 न्यायाधीश है वो कैसे नियुक्त होंगे। वो 34 न्यायाधीश जो है उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति के क्या करता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और परामर्श के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें कौन कौन परामर्श देते हैं, तो
देखो, यहाँ पे परामर्श देता है मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, कौन कौन से न्यायाधीश देंगे? राष्ट्रपति और यह उच्चतम न्यायालय, तीनों मिलकर जो है न्यायाधीश नियुक्त करते हैं 34 के 34 को। फिर उन 34 में से एक मुख्य न्यायाधीश बनता है, वो वरिष्ठ वरिष्ठ न्यायाधीश को ही क्या बनाया जाता है? मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। इतनी बातें समझ में आगे होगा। ठीक है, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश जो है क्या करते हैं? परामर्श आवश्यक है। मतलब मुख्य न्यायाधीश कहे कि हाँ भैया ये फलाने को अन्य न्यायाधीश बना दिया जाए, तो वो बन जाएगा फिर। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश बनाना है तो भैया खुद को बनाने के लिए खुद थोड़ी ना कहेगा। ठीक है, वो तो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है और वो वरिष्ठतम के ऊपर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे, परामर्श पर विवाद हो गया था। परामर्श पर एक विवाद हो गया था। कौन सी विवाद हो गया था? 1998 में एक मामला आ गया था जिसके तहत जो है हुआ ये था कि करना ये था, देखो वो आगे आएगा अगले अगले पेज में। फिलहाल इसके तहत जो है न्यायालय ने मत दिया था कि परामर्श प्रक्रिया को मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया के तहत माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि भैया अगर आपको न्यायाधीश बनना है तो सिर्फ और सिर्फ मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक नहीं है, उससे पूर्ण नहीं होता है, बल्कि 4 और वरिष्ठतम न्यायाधीश बोलेंगे कि हाँ भैया चारों के चारों में से अगर 2 ने नहीं बोल दिया, ठीक है, तो नहीं होगा, नहीं भर सकता है मुख्य न्यायाधीश के लिए जो है सिफारिश वगैरह नहीं भेजा जा सकता। लेकिन अगर 4 में से 3 ने भी कह दिया कि हाँ भैया ये जो है न्यायाधीश के काबिल है, तो फिर काम हो सकता है। ठीक है भाई, इसमें यही बातें लिखी हुई। ये परामर्श परिवार, परामर्श कहने का मतलब हाँ सहयोग देना कि हाँ भैया ये फलाने जो है मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। तो 4 में से अगर 3 लोगों ने कहा तब ठीक है, अगर 2 ने भी नहीं बोला तो भैया आप फिर जो है नहीं बन पाओगे। ठीक है, न्यायाधीश नहीं बन पाएंगे। चलिए आगे चर्चा, आगे पेज का चर्चा जो है क्या है, देखो अगले पेज में यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है NJAC। NJC का फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। ये जो है 2014 में आया था 99वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, ये 2014 में 99वां संविधान संशोधन, ये एक कमीशन है जिसके तहत जो है न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति होती है। ठीक है, ये जो कमीशन है न्यायाधीश नियुक्त करता है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये लोग यही तय करते हैं। अब नीचे वाली लाइन में देखो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे। यहाँ देखो 1993 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश वही होगा जो क्या होगा, जो वरिष्ठ होगा वही मुख्य न्यायाधीश बनेगा। यहाँ अंडरलाइन भी किया हुआ, जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वही भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। ठीक है भाई, हालांकि एक बार ऐसा घटना हो गया था 1973 में, नीचे लिखा हुआ हूँ। ठीक है, इसमें एन रॉय के अतिरिक्त जो है 3 वरिष्ठतम और न्यायाधीश थे, लेकिन उनको ना बना के एन रॉय को बनाया गया था। वहीं पे एक चीज गड़बड़ी हुआ था। उसके बाद आज तक जो है, उसके बाद जो है फैसला लिया गया था कि भैया अगर मुख्य न्यायाधीश बनेगा तो जो वरिष्ठतम होगा वही बनेगा, बाकी कोई नहीं बनेगा। ठीक है, तो 1973 में एन रॉय को याद रख सकते हैं आप। इस पेज में याद रख सकते हैं NJAC याद रख सकते हैं, जो 99वां संविधान संशोधन 2014 में आया था। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगा आप पता चल गया। ठीक है, आगे पेज देखते हैं। आगे अगले पेज में लिखा हुआ है अर्हताएं, शपथ एवं वेतन। ठीक है, अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए? अर्हताएं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो होना ही है भारत का नागरिक। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 5 साल तक कम से कम आपको उच्च न्यायालय में क्या होना चाहिए? न्यायाधीश होना चाहिए। और 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय ना हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश होना चाहिए और 10 साल तक वकील होना चाहिए। तब मतलब कुल मिला के टोटल मिला के देखा जाए तो 15 साल तक आपको कम से कम मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए आपको ये लगेगा भाई। ठीक है, ऐसा ही मान्य नहीं होगा। और चौथी बात यह भी लिखा भी हुआ है, राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। राष्ट्रपति के नेतृत्व में आपको एकदम सम्माननीय होना चाहिए। ठीक है भाई, न्यायवादी होना चाहिए।
यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है नोट करके। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का जो उल्लेख नहीं है। देखो, इस पूरे संविधान में न्यूनतम आयु नहीं है। हालांकि हालांकि अगले पेज में देखो, हालांकि यहाँ पे 65 वर्ष जो है बोला गया था कि 65 वर्ष तक जो है जॉब कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि शपथ और प्रतिज्ञान है, वो शपथ के रूप में क्या क्या बोलता है। ठीक है, एक अगर न्यायाधीश अगर शपथ लेगा तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तो वो इस प्रकार से जो है शपथ लेता है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, अपनी पूरी योग्यता ज्ञान विवेक से अपने पद के कर्तव्य का भय या पक्षपात अनुराग देश के पालन करूंगा। ठीक है, चौथा नंबर पे है संविधान और विधियों का मर्यादा बनाए रखूंगा। ठीक है, इनका वेतन जो है, वेतन जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, वेतन भत्ते मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है यहाँ पे 2,80,000 है। कितना है मुख्य न्यायाधीश का? 2,80,000। और अन्य न्यायाधीश का वेतन जो है 2.5 लाख है, 2,50,000। समझ गए? चलिए आगे चर्चा करते हैं आगे पेज में। अगले पेज में इसके कार्यकाल और निष्कासन के बारे में चर्चा हुआ है। कार्यकाल का मैं पहले बता चुका हूँ कि जो है 65 वर्ष की उम्र तक जो है कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर राष्ट्रपति मान लो दया मारे कि भैया ये मुख्य न्यायाधीश जो है 1 नंबर है तो क्यों ना 70 वर्ष तक बढ़ा दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। वो 65 वर्ष से मतलब 65 वर्ष तक ही जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में या फिर न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता है। ठीक है, वह राष्ट्रपति का क्या, वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, और दूसरे तरीके से हटाया क्या जा सकता है कि भैया अगर जो है संसद सिफारिश करे कि भैया ये जो न्यायाधीश है काम करेंगे, इसे हटा दिया जाए, तो फिर इसे संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। याद रहे, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है, हालांकि सिफारिश संसद कर सकता है। हटाएगा तो राष्ट्रपति, उसके पास ही शक्ति, बाकी किसी के पास शक्ति नहीं है भाई मेरे। ठीक है। चलिए अगला जो है न्यायाधीशों का हटाना, वो तो एक तो बता ही चुका हूं कि जो है हटाएंगे तो किस प्रकार से, तो वही चीज मामला लिखा हुआ है। अगर संसद में जो है विवाद चलेगा कि कैसे हटाएंगे, तो फिर 2/3 बहुमत होना चाहिए। कितने बहुमत? 2/3। मतलब समझ लो कि अगर 30 लोग हैं तो 20 लोग बहुमत दे तब का ठीक है, नहीं तो फिर नहीं हटने वाला है। ठीक है भाई, राष्ट्रपति को बोलेंगे कि भैया इसे हटा दिया जाए तो हटा दिया जाएगा। याद रहे राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक मामला आया था 1991 से 1993 बीच, एक न्यायाधीश से वी रामास्वामी करके। ठीक है, वी रामास्वामी, वो दोष व्यवहार दुर्व्यवहार दोषी पाया गया था, लेकिन उस पर महाभियोग नहीं लगाया गया था। महाभियोग एक प्रकार से कहा जाए हटाने के लिए, एक प्रकार से कहा जाए 3-4 बातें होती हैं जो कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे कि संसद में जो है लोकसभा से 100 सदस्य और राज्यसभा से 50, लोकसभा से 50 सदस्य और सॉरी 100 सदस्य और राज्यसभा से 50, ये कुल मिला के 150 सदस्य अगर साइन वगैरह करके भेजे राष्ट्रपति के पास, तो ये महाभियोग लगाया जा सकता है। हालांकि बहुत बहुत सारी बातें हैं महाभियोग में, तो फिलहाल इतनी बातें समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हटाया जा सकता है। 2/3 याद रखना है, राष्ट्रपति द्वारा याद रखना है। और एक किसी को महाभियोग द्वारा हटाया गया है आज तक, तो आज तक किसी को नहीं हटाया गया है हमारे यहाँ, कोई भी न्यायाधीश को। इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे कहा, आगे क्या दिख रहा है? आगे में देखो यहाँ लिखा हुआ है कार्यकारी तदर्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या होता है। पहले समझते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है। कार्यकारी कहने का मतलब ये कि अगर वहां पे मुख्य न्यायाधीश ना हो, किसी कारणवश अनुपस्थित हो, तो कोई अन्य न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश का अहम भूमिका निभाता है, तो उस समय को हम कहते हैं कार्य। कुछ समय के लिए अगर निभा रहा है तो कार्यकारी, कुछ समय के लिए, याद रहे कुछ समय के लिए जो है मुख्य न्यायाधीश बन जाता है, तो कार्यकारी न्यायाधीश होता है उसी में से बनेगा। ठीक है, तो कौन कौन सी स्थिति हो सकता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तब, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तब, या फिर वो अपने दायित्व को निर्वहन करने में असमर्थ हो, तबियत वगैरह खराब हो, दुनिया भर की समस्याएं आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में जो है कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त करता है, वो भी राष्ट्रपति ही करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और अन्य कोई नहीं कर सकता है। चलिए आगे इसके तदर्थ है
तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है समझते हैं। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश देखो अंडरलाइन किया, वहां को पढ़ो बस, खत्म। अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, इसका मतलब समझ सकते हो कि अस्थायी रूप से, अस्थायी काल के लिए। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश समझ लो कि कोरम, यहाँ पे रामपुर लिखा गया है। ठीक है, ये कोरम है। ठीक है, कोरम पूरा करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कोरम पूरा करने के लिए जो है, अगर न्यायाधीशों की कमी, मान लो 33 अन्य न्यायाधीश होना था या 34 न्यायाधीश होना था, तो वही टोटल में अगर एक भी कमी पड़ रहा है तो कहाँ से आएगा मुख्य न्यायाधीश, बताओ। तो उस कोरम को पूरा करने के लिए उच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश को क्या किया जाता है? न्यायाधीश के रूप, मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है लाया जाता है। उसके बाद जो है इनको अस्थायी काल के लिए जो है, इनको कुछ समय के लिए जो है न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। हालांकि इनके पास वो शक्तियां होती है, लेकिन हालांकि ये कहा नहीं जाएगा कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है। ठीक है, ये रहेगा उच्च न्यायालय का ही, लेकिन शक्तियां कहाँ का रहेगा? उच्चतम न्यायालय का, कुछ जितने समय तक ले रहेगा तब तक। ठीक है भाई, उसके बाद अगला जो आ जाता है वो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ये भी है, सेवानिवृत्त मतलब क्या होता है? अपने पद से हट जाना, मतलब 65 वर्ष के बाद या फिर किसी किसी कारण से हट गया है, उसके बाद जो है वो अपना कार्य कुछ काम करना चाहता है, तो उनको कुछ समय के लिए जो है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद जो है वो कुछ समय के लिए न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। लेकिन हालांकि याद रहे, वो न्यायाधीश नहीं होगा, याद रहे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं माना जाएगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए काम कर सकता है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। चलिए, इतनी बात समझ गए होंगे, तदर्थ क्या होता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या होता है, ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीश क्या होता है। उसके बाद चर्चा करेंगे हम यहाँ पे स्थान और प्रक्रिया। स्थान आप सबको पता है कि दिल्ली घोषित किया गया है ना। और उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता क्या क्या चीज है, देखो स्वतंत्र भाई, उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीश हैं, उनको तो स्वतंत्रता होनी ही चाहिए, तब जाके वो अपने मुख्य रूप से सही साठ नियम फैसला दे पाएंगे। अगर दबाव रहेगा किसी प्रकार से तो कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नियुक्ति का तरीका जो है एकदम स्वतंत्र होता है। ठीक है, ऐसा होता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह से होती है। पहले भी चर्चा हो चुकी है। इनकी कार्यकाल की सुरक्षा होती है। ठीक है, ये 65 वर्ष तक कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति को दया भाव आए तो वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते हैं, कैसे भी कर लो, वो कार्यकाल जितना तक है उतने तक ही करेगा आदमी। ठीक है, और ये भी है ना कि राष्ट्रपति उसे हटा भी सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति पर निर्भर है। तो भैया देखो, तीसरा जो बातें लिखा हुआ है, सेवानिवृत्त सेवा मतलब ये कि उनको वेतन दिया जाएगा, घर रहने के लिए घर दिया जाएगा, कार दिया जाएगा, सुरक्षा दिया जाएगा, हर चीज दिया जाएगा। ठीक है, और इनका जो भी पैसा खर्चा होगा, वेतन, दुनियादारी, ये चौथा नंबर है, संचित निधि से व्यय होगा। इसका जो भी खर्चा होगा कहाँ से होगा? संचित निधि से होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे पांचवा नंबर दिखा है, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस बहस नहीं हो सका। भाई वो कैसा है उस पर बहस हो ही नहीं सकता, वो कैसा फैसला लेता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके आचरण पर कोई बातें नहीं होती है। चलो आगे, आगे जो लिखा हुआ है, उच्चतम न्यायालय की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय के शक्ति एवं क्षेत्राधिकार में देखो, मूल अधिकार है यहाँ पे। मूल वही अधिकार के, हाँ भाई, केंद्र और राज्य के बीच कुछ बहस हुआ तो वो अपना फैसला केंद्र के हिसाब से देगा। ठीक है, दो राज्यों के बीच हो गया मान लो, तो दोनों राज्यों के हिसाब से अपना केंद्र जो है अपना फैसला लेगा। ये होता है मूल अधिकार। न्यायाधीश क्षेत्र अधिकार होता है, जिसके तहत जो है बहुत सारी बातें लिखी होती है। उसके वो जो है मूल अधिकार, जो है मूल अधिकार के तहत जो है न्यायाधीश क्षेत्र अधिकार दे सकता है। याद रखना, जब भी एक सवाल आता है कि न्यायाधीश क्षेत्र अधिकार में उच्च न्यायालय को सबसे ज्यादा विस्तृत अधिकार है या फिर उच्चतम न्यायालय को विस्तृत अधिकार है, तो वो न्यायाधीश के मामले में उच्च न्यायालय को विस्तृत क्षेत्राधिकार है, मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्राधिकार है, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कम है। किसके मामले में? न्यायाधीश के बारे में। ठीक है, क्योंकि भैया ये मूल अधिकार के मामले में ही न्यायाधीश क्षेत्र अधिकार दे सकता है, कौन? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उच्च न्यायालय जो है अन्य उद्देश्य से भी, देखो मूल अधिकार से देगा ही देगा, लेकिन अन्य उद्देश्य से भी जो है न्यायाधीश क्षेत्र अधिकार दे देता है।
कौन? उच्च न्यायालय। तो दोनों में एक डिफरेंस यही है, यहाँ पे जो है उच्चतम न्यायालय जो मार खा जाता है, उच्च न्यायालय बड़ा हो जाता है। ठीक है भाई, इस स्थिति में फिर आ जाता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। बहुत सारे अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है भाई, लेकिन याद रहे जैसे जल संधि वगैरह दुनियादारी हो गया, इन मामले में जो है उससे दूर रहता है। जैसे राज्य में हो गया, राज्य में अंतर जल कुछ चल रहा है कि हाँ इस नदी का पानी फलाने, इस नदी का फलाने, तो उस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है ये न्यायालय। ठीक है, सलाहकार क्षेत्र ये सलाह देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि हाँ भाई ये ऐसा कर ले, ये फलाने नियम है तो ऐसा कर सकते हो। कुछ मामले जो है, कुछ मामलों में जो है सलाह देते हैं, कुछ मामलों में नहीं देते हैं। तो जो सलाह क्षेत्र अधिकार है, राष्ट्रपति मांगेगा सलाह तो उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हालांकि वो जो सलाह है राष्ट्रपति माने या ना माने, बाकी तो वो तो देगा ही देगा। ठीक है, उसके बाद आता है अभिलेखों का जो न्यायालय होता है। फिर न्यायिक समीक्षा शक्ति होती है, उस समीक्षा से जो है अपनी शक्ति से जो है न्याय देते हैं। अन्य शक्तियां भी होती हैं, कुछ कुछ शक्तियां होती हैं। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट शक्तियां होती है, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। आगे क्या है देखते हैं। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता। ठीक है, तीन टाइप से अधिवक्ता होते हैं उच्चतम न्यायालय में। एक वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, और अन्य अधिवक्ता भी होता है। ठीक है, और ये वरिष्ठतम मतलब सबसे जो वरिष्ठ होते हैं, जो बहुत ज्यादा उम्र के होते हैं या फिर ज्यादा साल का एक्सपीरियंस होता है उनके पास, वो वरिष्ठ अधिवक्ता होता है। ठीक है, इस यहाँ पे बनने के लिए बार काउंसलिंग वगैरह निकालना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में क्या होता है कि ये जो है अपने वकील के लिए सीधा मुख्य न्यायाधीश के सामने जो है प्रस्तुत हो सकते हैं, और रिकॉर्ड वगैरह भी क्या है दे सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड वगैरह भी देते हैं। लेकिन ये जो अन्य अधिवक्ता है, इस अन्य अधिवक्ता में ये मुवक्किल के लिए सीधा समक्ष जो है प्रस्तुत हो तो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सकते जो अधिवक्ता होते हैं। ठीक है, ये तीन टाइप से अधिवक्ता होते हैं उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई हो मेरे प्यारे मित्रों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो मेरे प्यारे दोस्तों। ये मैं हूँ शंकर सैम, जिसके द्वारा ये पूरा पीपीटी बनाया गया और प्रेजेंटेशन दिया गया, और ये सारी डाटा जो है, सबके सब डाटा जो है एम लक्ष्मीकांत बुक से लिया गया है। कोई भी क्रॉस चेकिंग करना है तो कृपया एम लक्ष्मीकांत का बुक देख सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले मजेदार क्लास के साथ।